यूपीएससी इंटेलिजेंट लोगों को बाहर नहीं करता है, यह अनरीजनेबल तरीके से सोचने वाले को बाहर करता है। और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि काबिल दिमागों में भी समझदारी क्यों खत्म हो जाती है, क्यों इंटेलिजेंट लोग भी अनरीजनेबल तरीके से काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आईएएस मास्टरमाइंड्स। इनर कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ के एपिसोड 3 में डिस्कस कर रहे हैं रीजनेबलनेस पे। और इसके फर्स्ट पार्ट में हम बात कर चुके हैं कि रीजनेबलनेस क्या होता है और इसके साइकोलॉजिकल पिलर्स क्या हैं। और पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे व्हाई पीपल लूज रीजनेबलनेस। अगर यूपीएससी की बात करी जाए तो यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू के दौरान अगर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक एस्पिरेंट में ढूंढती है तो वह है रीजनेबलनेस, यानी उसके अंदर कितनी विवेकशीलता है। वैसे तो हम रीजनेबलनेस की बात कर चुके हैं फर्स्ट एपिसोड में, लेकिन हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं ताकि जो लोग नए हैं वो भी आगे की चीज़ें समझ सकें। इमोशंस, ईगो, प्रेशर जैसी एक्सट्रीम सिचुएशन में बैलेंस, फेयर, लॉजिकल, प्रपोर्शनेट वे में सोचने और कार्य करने की क्षमता ही रीजनेबलनेस कहलाती है। यानी कि इसके 4 जो कीवर्ड्स हैं, बैलेंस, फेयर, लॉजिकल और प्रोपोर्शनेट वे, इसका जब आप सोचने और कार्य करने में जब अच्छे से आप इस्तेमाल करते हो, स्पेशली एक्सट्रीम सिचुएशन में, तब जो है आप एक रीजनेबल पर्सन कहलाते हो। और इसी चीज़ की जो है यूपीएससी डिमांड करती है कि आप जब कोई काम करें तो बैलेंस तरीके से करें, निष्पक्ष होकर करें और उसमें लॉजिक हो, और उसमें जो आप एक्शन ले रहे हैं ना वो अनुपातिक हो। ये नहीं कि कोई छोटी गलती करी तो आपने बड़ी सज़ा दे दी, नहीं, आपको पूरा उसी तरीके से काम करना है, उसी अनुपात में काम करना है जिसमें घटनाएं हुई है या जितनी की डिमांड है। तो आइए बात करते हैं व्हाई पीपल लूज रीजनेबलनेस। इसका फर्स्ट है द ब्रेन फर्स्ट लॉयल्टी इज सर्वाइवल नॉट ट्रूथ। जो हमारा ब्रेन है ना उसकी ऐसी बनावट है, या आप कह लीजिए कि जो हमने डेवलपमेंट की जो हमारी प्रोसेस रही है उस हिसाब से ब्रेन का जो मेन काम है ना सर्वाइवल का, यानी वो हमारी रक्षा करता है। खुद की रक्षा करना उसकी प्रायोरिटी होती है, ना कि क्या सही है क्या गलत है। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमेशा एक प्रश्न पूछता है, आई एम सेफ। नहीं कहता कि आई एम करेक्ट। जैसे ही कोई आइडेंटिटी पे चैलेंज करता है या बिलीफ, जो हमारे विश्वास हैं, धार्मिक विश्वास या कास्ट से रिलेटेड विश्वास, उस पर अगर कोई प्रश्न उठाता है या लगता है कि जैसे किसी के स्टेटस पे कोई खतरा है, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो तुरंत थिंकिंग मोड से डिफेंस मोड में चला जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि हम सुनना बंद कर देते हैं और हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है सत्य जानने की, उसके पीछे वजह जानने की, रीजन जानने की, वो खत्म हो जाती है। यानी कि रीजनेबलनेस जो होता है ना पूरा कोलैप्स हो जाता है। आप जो बातचीत करोगे, जो भी बात करोगे सामने वाले से ना, उसमें रीजनिंग नहीं होगी, केवल आप जो है अपनी बात को प्रोटेक्ट करोगे कि नहीं आप सही हो, और उसके लिए लॉजिक दोगे। यानी इसमें जो है पहला रीजनेबलनेस होने की वजह है कि हमारे ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो खुद की रक्षा को प्राथमिकता देता है, न कि सत्य क्या है इस पे। सेकंड है ईगो हाइजैक्स रेशनैलिटी। इसमें होता है ना कि जैसे ही हम कोई बात रखते हैं और लगता है कि ये मेरा आइडिया है, जैसे हम सोच लेते हैं कि ये मेरा आइडिया, भले गलत हो सही हो, फिर उसकी जो है ना प्रोटेक्ट करने लगते हैं उसको। और जो लॉजिक देते हैं ना वो सोल्जर बन जाता है ईगो की, यानी आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम उसमें लॉजिक दे रहे होते हैं। और आप ये नहीं पूछते हैं कि ये सही है, बल्कि आप पूछते हैं कि हाउ डू आई प्रूव आई एम राइट। मतलब आप सोचते हैं कि मैं कैसे प्रूव करूं कि मैं सही हूं। इसी कंडीशन में जो है ना, इसी कंडीशन में जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना वो बड़े गलत तरीके से आर्ग्यू करते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है उनके लिए इम्पोर्टेंस जो है उनका ईगो है। यानी कि वो जो बोल रहे हैं, उनका जो विचार है। कभी कभी आप देखिए डिस्कशन करते समय 2 लोग आपस में लड़ने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप जो है ना डिस्कशन सही और गलत की
नहीं रह जाती, बल्कि ईगो पे आ जाती है कि सामने वाला कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ तो अपनी बात को प्रूफ करूंगा, इसके लिए एविडेंस देता हूँ सामने वाला। और दूसरा भी है, फिर जब एक आदमी ईगो पे बात कर रहा है तो फिर सही और गलत फिर मतलब ही नहीं रह जाता उसका। और फिर जो है ये वहाँ पे लोग जो है रीजनेबलनेस खो देते हैं अपनी। यहाँ पे गर्व की बात आ जाती है, जब गर्व की बात आ जाती है फिर सत्य और गलत सही नहीं होता। जैसे हमारे कास्ट सिस्टम में यहाँ पे जातियों से रिलेटेड इतना गर्व जुड़ा हुआ है कि उसके पीछे की जो गलत चीज़ें ना उसको लोग इग्नोर कर देते हैं। वो जो एक गर्व बना दिया गया सभी जातियों में जुड़ा हुआ है, उससे लोग बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि वहाँ पे ईगो आ जाता है। और ईगो फिर आ जाता है, फिर वो उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी उसको हाईजेक कर लेता है। तो सेकंड है कि ईगो हाईजेक के समय जो है रेशनैलिटी खत्म हो जाती है, और जैसे ही रेशनैलिटी खत्म होगी आप रीजनेबलनेस खो दोगे। तीसरा है इमोशनल फ्लडिंग डिस्ट्रॉय बैलेंस। जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशन जब होता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई फियर हो, एंगर हो, ह्यूमिलिएशन हो, इनसिक्योरिटी हो, इस टाइप की अगर कोई इमोशंस आप पे हावी हो गया या किसी चीज़ से आप इनसिक्योर हो, इस कंडीशन में हमारे जो दिमाग होता है ना, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता होती है वो उससे हट जाता है। यानी जो चिंतन करने वाला जो हमारा सर्किट होता है दिमाग का, वो काम करना बंद कर देता है इस कंडीशन में। फियर हो, एंगर हो, किसी प्रकार का भी इमोशन जब आपके ऊपर हावी होता है। और इस कंडीशन में जो होता है ना, एक हमारे दिमाग का हिस्सा होता है, जैसे ही हम इमोशनल होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन के हिस्सा है एमिगडाला, ये काम करने लगता है। जब एमिगडाला काम करने लगता है, ये जो होता है ना मस्तिष्क को, यानी हमारे माइंड को प्रतिक्रियाशील बना देता है। इससे सोचने समझने वाली जो क्षमता होती है ना कम पड़ जाती है, कम हो जाती है, और हमें इमोशनली सोचने लगते हैं, हमारा इमोशंस हावी हो जाता है। और जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल सोचता है, ये कमज़ोर पड़ जाता है और ये हावी हो जाता है। यानी हम जो है प्रेशर या किसी इमोशनल सिचुएशन में इरेशनल हो जाते हैं, इलॉजिकल हो जाते हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि जैसे एक उदाहरण के नहीं हमें सिखाया जाता है कि जब आप बहुत खुश हो या बहुत ज़्यादा सैड हो तो कोई बहुत बड़ा डिसीजन मत लो। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा जो दिमाग जो है ना, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है लॉजिकल जो सोचता है वो काम नहीं कर रहा होता। इमोशंस की कंडीशन में हमारा जो है एमिगडाला काम कर रहा होता है, और ये जो है लॉजिकल थिंकिंग को कमज़ोर कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डिसीजन बाद में आपके लिए हानिकारक ना हो, तो जब आप खुश हों या किसी इमोशंस में हों तो आप जो है कोई बहुत बड़ा डिसीजन न लें, क्योंकि वो इस समय ये काम कर रहा था। यानी कि जैसे ही कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आती है ना, तब हम इलॉजिकल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की जगह एमिगडाला काम करने लगता है। आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कहा जाता है ना कि आपके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, यानी कोई परेशानी में है तो आपको उसको देख के आपके अंदर ये होना चाहिए कि मुझे इसकी मदद करनी है, लेकिन आपको जो है ना इमोशनल नहीं होना है। यानी कि इमोशनल होने का मतलब है कि आप उस इमोशंस को अपने माइंड के लेवल पे ले जा रहे हैं और आप जो है पूरा सैड फील कर रहे हैं। एम्पैथी होना कि मतलब आप समझ रहे हैं कि ये दुखी है, इसको कौन कौन सी समस्याएं हो रही है, इसको हमें जो है मदद करनी चाहिए ताकि वो जो है वो जो फेस कर रहा है समस्या उससे निकल जाए। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल हो गए ना, तो आपका एमिगडाला काम करने लगता है और आप जो है लॉजिकल होके उस पर्सन के लिए बहुत बेहतर काम नहीं कर पाओगे या कोई पॉलिसी नहीं बना पाओगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेहतर कंडीशन ये है कि आपके अंदर एम्पैथी हो, लेकिन वो इमोशनल एम्पैथी नहीं हो, तो जो है लॉजिकल एम्पैथी हो कि आप अगर कोई परेशान है, गरीब है, तो लॉ के अनुसार उसकी क्या मदद की जा सकती है, कानून उसके लिए क्या क्या प्रावधान कर रहा है, पॉलिसी उसके लिए क्या क्या बनी है, वो सब चीज़ें हमें लागू करनी है। इमोशनल नहीं होना है, तभी जब आप जो है उसके लिए अच्छा काम कर पाओगे। क्योंकि आप जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आपको लाखों लोगों की मदद करनी है, तो आपको सबके बारे में सोचना है ना। आप एक दो लोगों के बारे में तो काम नहीं कर सकते ना कि केवल एक दो लोगों को कर ले आपका काम खत्म हो जाए।
नहीं आपको सबके बारे में सोचना है, तो आपको यहाँ पे ना लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है। जब प्रेशर होता है ना तो और क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला जो होता है, पहला है कॉग्निटिव ओवरलोड। हमारे दिमाग के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि क्या क्या हो सकता है, बैड सिचुएशन में सोचने लगता है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है तो हम उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, हम सोच नहीं पाते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है या कौन सा गलत है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है ना, तो हम अपने आप को संतुलित नहीं कर पाते हैं। और इसी कंडीशन में जो हमारी रैशनैलिटी होती है वीकन हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि हमारी एक क्षमता होती है कि हम कुछ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही प्रोसेस करके एक डिसीजन में पहुंच जाएंगे। जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही है तो हम जो है उसको सही से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, और इसे बोलते हैं कॉग्निटिव ओवरलोड। इसकी वजह से जो हमारा फोकस होता है ना वो नैरो हो जाता है और हम शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं और काफ़ी मतलब विस्तृत तरीके से जो है हम सोच नहीं पाते हैं। इससे हमारी रैशनैलिटी प्रभावित होती है, जिससे हमारे रीजनेबलनेस की जो क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है। जब हम भयभीत होते हैं ना किसी चीज़ से, जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है और हम डरे हुए होते हैं, तो हमारा दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लगता है। वो जो है ना दिमाग, हमारा माइंड जो है वो सिचुएशन को उसकी एक्सट्रीम रिजल्ट के बारे में सोचता है, प्रोबेबिलिटी के बारे में नहीं सोचता कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जो खराब चीज़ जो संभावना होती है ना उसको सोचता है कि ये हो सकता है, और हम तब ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक मॉक, आपने उसमें खराब स्कोर किया, तो दिमाग जब आप यानी कि जब डर जाओगे तो आप फिर सोचोगे कि मुझसे कभी ये वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मान लीजिए किसी महीने में आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई तो आप सोचेंगे आप बहुत पिछड़ गए हैं, अब आपसे कभी नहीं हो पाएगा। यानी कि डर जो होता है ना वो अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता है, उसको काफ़ी बढ़ा देता है। जब हम डरे हुए होते हैं तो हमारी रैशनैलिटी जो होती है ना ख़त्म हो जाती है। जो अनुपातिक निर्णय लेना पड़ता है वो भी कमज़ोर पड़ जाता है। बैलेंस जो है एक्सट्रीम में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि रीजनेबल डिसीजन के लिए ज़रूरी होता है ना हमारा दिमाग काम रहे, लेकिन हम जब डरे हुए हैं तो वो कामनेस ख़त्म हो जाती है और हम अनबैलेंस तरीके से कार्य करने लगते हैं। तीसरा है कंपैरिजन क्रिएट्स एक्सट्रीम्स। जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब आप देखते हैं कि अगला वाला मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहा है, फिर आप क्या डरने लगते हैं, आप डरने लगते हैं कि आप जो है बहुत डिले कर दिए हैं, आपका जो पेशेंस ख़त्म हो जाता है, फिर आप शॉर्टकट लेने लगते हैं। इससे जो है स्टडी की जो क्वालिटी होती है ना वो प्रभावित होने लगती है। आप अनरियलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाओगे, ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करोगे जिससे बर्नआउट हो जाएगा। किसी सेटबैक को जो है ना काफ़ी आप ओवर रिएक्ट करोगे उस पर। एक रीजनेबल माइंड जो होता है ना वो प्रोग्रेस पे ध्यान देता है कि मेरी प्रोग्रेस कैसे चले, पोजीशन पे नहीं कि मैं कहाँ किस पोजीशन पे हूँ, मैं किससे आगे हूँ या मैं किससे पीछे हूँ। तो ये जो कंपैरिजन है ना इसको बहुत नुकसान पहुँचाता है हमारे रीजनेबल क्वालिटी को। फोर्थ है फटीग, वीकनेस, सेल्फ कंट्रोल। कभी भी आप कहीं भी ये डिस्कस नहीं किया जाता कि जो थका हुआ दिमाग है ना वो सही से डिसीजन नहीं ले पाता है। रीजनेबल डिसीजन लेने के लिए हमें जो है ना 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहले मेंटल एनर्जी, इमोशनल कंट्रोल एंड कॉग्निटिव बैलेंस। पहले जब आप थके हुए तो आपके पास मेंटल एनर्जी नहीं होगी। आप थके हैं तो आपका इमोशंस भी आप कंट्रोल करने में थोड़े जो है आप सही से इमोशंस भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो है आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, यानी आप कॉग्निटिव बैलेंस भी नहीं स्थापित कर पाओगे क्योंकि आप थके हुए, उसमें भी एनर्जी लगती है, आपके पास ऑलरेडी एनर्जी कम है। यानी कि जब आप थके हैं तो ये तीनों चीज़ें जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, मेंटल एनर्जी, इमोशनल कंट्रोल और कॉग्निटिव बैलेंस। अगर ऐसा होता है तो आप जो है ना यहाँ पे भी अनरीजनेबल तरीके से डिसीजन लेंगे। यानी कि जब आप थके हो तब आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमें कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि इस कंडीशन में हम जो है गलत डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि एक थका माइंड जो होता है ना वो बहुत जल्दी पेशेंस खो देता है और सोचने के लिए एकदम एब्सोल्यूट सोचने लगता है। मिडिल पाथ में जो बैलेंस ही होता है उसमें नहीं सोचता है। आपने देखा हो कि जो रात में डिसीजन लिए जाते हैं लेट नाइट में वो अक्सर गलत ही होते हैं। मॉर्निंग वाले जो डिसीजन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। वो इस वजह से कि सुबह में मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी होती है,
आदमी एकदम फ्रेश महसूस करता है और चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच विचार के तब डिसीजन लेता है, और वो काफ़ी रीजनेबल तरीके से काम करता है मॉर्निंग में। और इसकी वजह है कि उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और फ्रेश होता है। ओवर एम्बिशियस टर्न्स इनटू रिजिडिटी। वैसे तो एम्बिशन को अच्छा माना जाता है, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन जब ओवर एम्बिशियस हो जाता है ना, तो इससे आदमी के ऊपर प्रेशर आता है। जैसे प्रेशर आता है ना, तो हमारे जो एम्बिशंस होती है फिर हम और रिजिड हो जाते हैं, क्योंकि हमें फास्टर रिजल्ट चाहिए, परफेक्ट परफॉर्मेंस की डिमांड करने लगते हैं, इमीडिएट आउटकम्स पे ध्यान देते हैं। ये किस वजह से होता है कि हम ओवर एम्बिशियस हैं और हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। हमने खुद से अपने ऊपर जो है प्रेशर डेवलप कर रखा है। अगर प्रेशर तो है ही, क्योंकि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे एक प्रेशर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारा बर्न आउट हो जाता है, जो हम जजमेंट लेते हैं वो काफ़ी हार्श हो जाता है, जो हम डिसीजन लेते हैं उसको करेक्ट करने के लिए जो ओपननेस चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। जो क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी समस्याएं आती है, उसमें गलती हो जाती है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो अच्छे से हो जाए। लेकिन जब एम्बिशियस बहुत हाई होता है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, तो आपको लगता है कि जब आप करेक्ट करोगे तो पिछड़ जाओगे। इस कंडीशन में वो सही नहीं हो पाता है। लेकिन रीजनेबलनेस के लिए ज़रूरी है कि आप जो है टाइम और प्रोसेस पे ध्यान दें, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि प्रोसेस धीरे धीरे होता है और आराम से होगा। अच्छा, इसे प्रेशर आता है ना, तो आदमी अपना पेशेंस खो देता है, उसको आउटकम की बहुत जल्दी होती है, और इस कंडीशन में जो है ना हम रीजनेबलनेस खो देते हैं। लास्ट है इमोशनल ओवरलोड, सप्रेस फेयरनेस। जब हम प्रेशर में होते हैं ना, तो इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। जैसे हम क्रोधित हैं तो हम फिर हमारे अंदर एम्पैथी नहीं होगी। अगर एंजाइटी है हमारे अंदर, तो हमें जो सोचने की जो पर्सपेक्टिव, हम विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण देखते हैं, अगर हमारे अंदर एंजाइटी है तो पर्सपेक्टिव देखने की जो क्षमता होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम फ्रस्ट्रेट हैं तो हमारे अंदर जो न्यूट्रलिटी होती है कि हमें न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना चाहिए, वो ख़त्म हो जाता है। और जो दिमाग जो है ना जज करना शुरू कर देता है, वो क्विकली डिसीजन लेगा, हार्श डिसीजन लेगा, वन साइडेड डिसीजन होगा उसका। इस कंडीशन में जो फेयरनेस होती है, यानी रीजनेबलनेस, जो हमने डेफिनेशन देखी थी, फेयरनेस उसका एक की कंपोनेंट है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब इमोशंस जो है ओवरलोड हो जाता है। इसका चौथा है सर्टेनिटी फील्स सेफर देन ट्रूथ। जो ह्यूमन की टेंडेंसी होती है ना, वो हमेशा श्योर होना चाहता है, निश्चित रहना चाहता है, कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो अनसर्टेन हो, जिसका उसको रिजल्ट ना पता हो क्या होने वाला है। जैसे यूपीएससी में लोग, इसलिए बहुत लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है निश्चितता नहीं कि वो पास होंगे कि नहीं होंगे, और मानव का जो दिमाग है ना वो चाहता है सर्टेन होना। इस कंडीशन में जो होता है ना, जो अनिश्चितता की साइकोलॉजी है ना हमारे दिमाग की, वो बहुत पेनफुल होती है। इसीलिए लोग जो देखेंगे कि आइडियोलॉजी के पीछे भागते रहते हैं। बिलीव्स बहुत सारे बने हुए हैं। रिलीजन क्या है? हमारे डर को ख़त्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। हम जो है डरते रहते हैं कब हमारी डेथ हो जाएगी, कब हम बीमार पड़ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी बात पे विश्वास करने लगते हैं, जो लोग करते हैं वो इसीलिए कि अपनी वो जो अनिश्चितता है ना उसको वो इग्नोर कर सकें। इसलिए बहुत सारे बिलीव बने हुए, रिलीजियस बिलीव, इसी तरह के आइडियोलॉजी हैं। कास्ट भी एक तरीके की सर्टेनिटी देती है हमें। बहुत सारे नैरेटिव बने हुए हैं, जिसने हमारे सोसाइटी में बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो ये भी क्या है, एक निश्चितता देते रहते हैं, और इससे जो है ना साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन रीजनेबलनेस जो होता है ना, उसमें होता है कि आई माइट बी रॉन्ग, मतलब आप जो डिसीजन ले रहे हैं अगर रीजनेबल है तो आप सोच सकते हैं कि नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, और ये जो है ना आपको अनसेफ फील करवाता है। आप जो है सेफ फील करने के लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेते हो जो कि आइडियोलॉजी बेस हो, बिलीफ बेस हो, नैरेटिव बेस हो, तो इस वजह से फिर जो है वहाँ पे रीजनेबलनेस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि आपको सही नहीं चाहिए, आपको वहाँ पे निश्चितता चाहिए कि हम जो डिसीजन ले उसका वो निश्चितता हो, या तो आइडियोलॉजी बेस हो
या तो बिलीव बेस हो या तो नरेटिव बेस हो, लेकिन आपको निश्चितता चाहिए होती है। लेकिन जब आप रीजनेबल तरीके से लोगे डिसीजन, क्योंकि उसमें 4 कंपोनेंट हैं, हो सकता है कि वो गलत भी हो जाए, क्योंकि किसी कंपोनेंट का आपने ज़्यादा यूज़ कर लिया है, किसी का कम कर लिया है। तो आप इस चीज़ से बचने के लिए ना फिर आप जो है नरेटिव की तरफ जाते हो, बिलीफ की तरफ जाते हैं, इसलिए रीजनेबलनेस जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये है 4th रीजन। 5वां है सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैसे इसको जो है डिस्ट्रॉय करता है कि ह्यूमन जो होता है ना ट्राइबल होता है। ट्राइबल का मतलब कि वो ग्रुप में सोचता है, अलग से उसकी मतलब नहीं सोचता है, वो उसकी एक विचारधारा होती है। अगर वो ग्रुप से अलग सोचने लगता है तो उसको जो है बाहर होने का खतरा होता है, या उसको सोसाइटी उसको जो है अलग तरीके से देखेगी, हो सकता है उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। तो उसको लेकिन आदमी जो है ना उसको एक पूर्णता प्राप्त करने के लिए उसको सोसाइटी की जरूरत होती है, इसलिए वो सोसाइटी के नाम से मानता है, भले उसको गलत लग रहे हो। और ग्रुप में जब होता है ना तो फिर इंडिविजुअलिटी जो होती है, व्यक्तिगतता होती है, उसको खत्म कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसलिए जब ग्रुप में लोग डिसीजन लेते हैं ना तो ये नहीं देखते हैं कि रीजनेबल है कि नहीं है, बल्कि वो देखते हैं कि ग्रुप में जो लोग हैं उनके विचारों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। इस वजह से जो पीपल जो है ना वो अपनी थिंकिंग को एडजस्ट कर लेते हैं, करेक्ट नहीं बल्कि वो बिलोंगिंग को ध्यान देते हैं। तो यही कारण है कि जो क्राउड होता है ना वो रीजनेबलनेस खो देता है। ये डेंजरस कैसे है? अगर रीजनेबलनेस ना हो तो लॉ जो होता है ना वो क्रुएल्टी बन जाएगा। जैसे भारत सरकार कोई लॉ पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके रीजनेबलनेस को देखता है, चेक करता है कि ये लॉ जो बना है वो रीजनेबल है कि नहीं। अगर उसको चेक नहीं किया जाए तो फिर एकदम क्रूएल हो जाएगा, क्रुएल्टी आ जाएगी, निर्दयता, फिर वो जनता को जो है सप्रेस करने लगेगा, उनके अधिकारों का हनन करने लगेगा। इसी तरह की पॉलिटिक्स जो होती है ना, अगर इसमें रीजनेबल ना हो तो एक्सट्रीम हो जाएगी। जैसे हमारे अगर संविधान में बहुत सारे प्रावधान ना हो तो हमारी पॉलिटिक्स जो कास्ट को लेकर एकदम रिजिड हो जाएगी, रिलीजन को लेकर रिलीज हो जाएगी, एक दूसरे का अधिकारों का हनन होने लगेगा। लेकिन हम जो है हमारी संविधान की वजह से पॉलिटिक्स में जो है ना रीजनेबलनेस पाई जाती है। इसी तरीके से रिलेशनशिप में है, अगर रीजनेबलनेस ना हो तो वहाँ पे बैटल हो जाएगी, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर गवर्नेंस में रीजनेबलनेस ना हो तो ब्लाइंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें निष्पक्षता नहीं रहेगी, लॉजिक नहीं होगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, और कोई उसका जो है ना रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो अब हमने क्या समझा कि व्यक्ति रीजनेबलनेस ऐसे नहीं खो देते। पीपल डोंट लूज रीजनेबलनेस बिकॉज दे लैक ऑफ लॉजिक। मतलब व्यक्ति इसलिए रीजनेबलनेस नहीं खो देता कि वो उसके पास लॉजिक नहीं है, बल्कि इसलिए खो देता है क्योंकि वो भयभीत है। और जो भय उत्पन्न होता है ना वो ईगो क्रिएट करता है, और जो ईगो आती है ना फिर जो है वो थिंकिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे ही सोचने समझने की क्षमता डिस्ट्रॉय होती है, रीजनेबलनेस खत्म हो जाता है। और एक जो है ना इनविजिबल चैन है, जैसे फियर आया फिर ईगो उत्पन्न होगा, फिर वो जो है सोचने समझने की क्षमता जो है डिस्टॉर्ट होगी, फिर आप जो है रीजनेबलनेस खो देंगे। तो हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में जो है रीजनेबलनेस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने जो 5-6 पॉइंट बताया आप उस पर ध्यान रखिए, कौन सी चीज़ का प्रॉब्लम हो रही है और आप रीजनेबलनेस खो दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपके अंदर आ जाएगा। तब आप प्रीलिम्स दे रहे हो तब भी आप में काम आएगा, मेंस दे रहे हैं तब तो बहुत ही ज़रूरी है आपके सभी प्रश्न में। इसी तरह के इंटरव्यू में भी आपका रीजनेबलनेस चेक किया जाता है। जब आपके अंदर एक क्वालिटी आ जाएगी ना तो आप बहुत अच्छे से कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे पढ़ना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होगा। तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा हाउ टू ट्रेन रीजनेबलनेस डेली, एपिसोड 3 पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे कि आप अपने आप को कैसे ट्रेन कर पाओगे रीजनेबलनेस के लिए, अपने अंदर रीजनेबलनेस की क्वालिटी लाने के लिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।